नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री क्लासेस में हमारे +2 क्लास से लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है मन के ईंटें, अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था इसकी पहली वीडियो में। आज हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि के बारे में जाना और जाना कि जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और हमने मोहनजोदड़ो जो उनका महत्वपूर्ण स्थान है, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी नगर योजना के बारे में जाना, उस पर पाए गए भवनों के बारे में जाना और वहाँ की जो सड़कों के बारे में जाना। अब हम हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों की संयुक्त रूप से नगर योजना के बारे में आज जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें व्यापार कैसे किया जाता था, व्यापार, और हम शिल्प कला के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता अपने शिल्प उत्पादन के लिए भी जानी जाती थी। तो शिल्प उत्पादन में किन किन चीज़ों की नक्काशी अर्थात कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती थी और उनके लिए कच्चा माल क्या होता था, कहाँ से वो माल मंगवाया जाता था। उसके बाद हम आर्थिक जीवन के बारे में भी जानेंगे। आई होप कि आपको जो बातें मैंने शुरुआत में बताई हैं आपको समझ आई होंगी कि आज हम हड़प्पा सभ्यता के दूसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नगर योजना के बारे में। जैसा कि आपने मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में जाना था, वैसा ही लगभग सभी स्थलों पर पाए गए नगर योजना में भी वही विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, भवन किस प्रकार के बनाए होते थे। हमने जाना कि भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी पक्की ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी। खुले तथा हवादार भवन बनाए जाते थे। खिड़कियां सड़क की ओर नहीं गली की तरफ खुलती थी, यानी जो मेन सड़क होती थी उसकी तरफ ना खुल करके जो गली होती थी, गली की तरफ खिड़कियां दरवाजे खुलते थे। और हर घर में, लगभग हर घर में खुला आंगन, रसोई, कुआं तथा स्नान घर पाया जाता था। इस प्रकार कल आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की भवन निर्माण कला के बारे में नोट लिखो। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप आसानी से लिख पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो भवन बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। खुले तथा हवादार आंगन होता था, कुआं होता था और रसोई होती थी अलग से, स्नान घर, खुले हवादार कमरे बनाए जाते थे। खिड़कियां ऐसे खुलती थी, आप बताएंगे कि वो सड़क की ओर ना खुल करके गली की तरफ खुला करती थी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, विशाल स्नानागार। यानी विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की अच्छी भवन निर्माण कला की पहचान माना जाता है कि उस समय में इतने हजारों साल पहले भी ऐसा विशाल स्नानागार, जो ग्रेट बात आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो से मिला है, वो बताता है कि नगर योजना बहुत ही उत्तम किस्म की, यानी उच्च हाई क्वालिटी की भवन निर्माण आर्किटेक्चर शैली वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के दौरान थी। अन्य भवनों में महल और कार्यालयों के लिए भवन बनाए जाते थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से गोदाम भी मिले हैं। अन्य भवनों में गोदाम भी मिले हैं, गोडाउन, जहाँ पर कि जैसे अन्नागार के बारे में आपने पढ़ा था कि वो गोडाउन ही था जिसमें राजकीय अन्नागार था, जिसमें जनता के लिए, जनता को बांटने के लिए या उसके सुरक्षा के लिए अनाज रखा जाता था, सुरक्षित अनाज रखा जाता था। विश्राम गृह भी बनाए जाते थे, रेस्ट हाउस वगैरह भी बनाए जाते थे, जो कि अन्य भवनों में आते हैं। उसके बाद नगर योजना में नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छे से होती थी, जो आपने पहले भी मोहनजोदड़ो में पढ़ी है कि हर घर में नालियां होती थी,
नालियाँ पक्की होती थी, ढकी हुई होती थी, साफ सफाई की व्यवस्था उनमें होती थी। अर्नेस्ट मेंके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, कि सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्नेस्ट मेंके ने कौन सी बुक में हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की प्रशंसा की है। आप बताएंगे। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक बुक में अर्नेस्ट मेंके ने बहुत प्रशंसा की है कि उस जमाने में भी अच्छी नालियाँ यानी जल निकासी व्यवस्था होती थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान। और सड़कें, उसके बाद नगर योजना में हम सड़कों को भी शामिल करते हैं कि सड़कों में काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, जैसे हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था। 13 से 34 फुट तक की सड़कें होती थी, जिसमें रोशनी की व्यवस्था होती थी, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से होती थी। इस प्रकार आई होप कि आपको आज का पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। इस बात पर टिप्पणी कीजिए या विस्तार से लिखिए। आई होप कि आप विस्तार से अभी भी बता सकते हैं कि वहाँ पर जो घर कैसे बनाए जाते थे, अन्य भवन कैसे बनाए जाते थे, नाली व्यवस्था, सड़कों की कैसे व्यवस्था होती थी। उसके बाद सामाजिक विभिन्नताएं। अब सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाती हैं वहाँ की समाधान प्रणाली यानी फनरल सिस्टम, कि शवों को कैसे जलाया जाता था या दफनाया जाता था या किन किन चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। ये प्रूफ यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो खोजकर्ताओं को जो प्रूफ मिले हैं समाधान के साथ यानी डेड बॉडी के साथ, वो बताते हैं कि उस समय समाज में भिन्नताएं थी। अब कैसे पता चला कि समाज में भिन्नताएं थी? उनको डेड बॉडी के साथ मिले सामान से। तो देखिए कैसे दफनाया जाता था या जलाया जाता था। मृतकों को खड्डों में दफनाया जाता था, यानी खड्डे खोदकर दफनाया जाता था। कुछ ईंटों से निर्मित होते थे, यानी कुछ खड्डे पक्के बनाए जाते थे, कुछ में तो वैसे ही शव को डाल दिया जाता था और कुछ में ईंटों से पक्का किया जाता था पहले, फिर दफनाया जाता था। समाधानों के साथ आभूषण, अनाज तथा तांबे के दर्पण प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्ट को। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान दर्पण किस धातु के बने होते थे? आप बताएंगे तांबे के दर्पण ज़्यादातर पाए गए हैं। अभी आभूषण, अनाज क्या बताते हैं कि जिसके साथ ज़्यादा आभूषण या सोने चांदी के आभूषण मिले, इसका मतलब वो अमीर व्यक्ति था। जिसके पास कुछ थोड़ा सामान या नहीं मिला, इसका मतलब वो कभी गरीब व्यक्ति था। इस प्रकार आई होप कि आप समझ गए होंगे कि समाधान प्रणाली ने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान सामाजिक विभिन्नताएं थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शिल्प कला यानी क्राफ्टमैनशिप जो थी वो बहुत उन्नत शिखर पर थी, यानी लोग शिल्प कार्यों में लगे हुए थे। तो कौन कौन से कार्य करते थे वो शिल्प कला के दौरान? मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म यानी मेटल वर्क करते थे, मुहर निर्माण तथा बाट निर्माण, ये प्रमुख शिल्प कार्य थे यानी औद्योगिक कार्य थे उस समय के। अब आप आगे पढ़ेंगे कि मनके बनाने के कारखाने बहुत फेमस है। इन सभी कामों में सबसे पहला फेमस उद्योग मनके बनाने के थे। मनकों से मालाएं बनाई जाती थी। चंदहूड़ों तथा लोथल मनके बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे फेमस स्थल हैं। वैसे तो मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थलों से भी मिले हैं, लेकिन चंदहूड़ो तथा लोथल जो है वो सबसे फेमस स्थल हैं शिल्प बनाने में। मनके बनाने के लिए, मनके बनाने के कारखाने वहाँ से मिले हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप तैयार करेंगे कि मनके बनाने के लिए कौन से दो स्थल प्रसिद्ध हैं। उसके बाद सामग्री, मनके बनाने का कारखाना सबसे प्रसिद्ध था, चंदहूड़ो लोथल से मिला था। तो मनके बनाने के लिए कौन सी सामग्री, कच्चा माल क्या चाहिए होता था उनको? उनके लिए कार्नेलियन यानी जो लाल रंग का पत्थर होता था वो चाहिए होता था।
सेलखड़ी से बनाए जाते थे और स्फटिक नाम के पत्थर से भी मनके बनाए जाते थे। और मनके बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग भी किया जाता था, जिसमें सोना, कांसा और तांबा आदि इस्तेमाल किया जाता था। और मनके जो होते थे वो गोलाकार और बेलनाकार ज़्यादातर पाए जाते थे। ज़्यादातर मनके सेलखड़ी से बने होते थे। ऑब्जेक्टिव टाइप में तैयार करेंगे आप कि ज़्यादातर जो मनके होते थे वो सेलखड़ी से बने होते थे। और एक एग्जाम्पल बताया गया है कि मनके बनाने के लिए क्या प्रोसेसिंग की जाती थी। प्रोसेसिंग, मान लीजिए कार्नेलियन नाम के लाल पत्थर से मनके बनाए जा रहे हैं। पहले उसको पत्थर को काटा जाता था, फिर उसको आग में पकाया जाता था, फिर उसको सपाट किया जाता था, कहीं से खुरदरा तो नहीं है, सपाट किया जाता था, फिर उसमें छेद किया जाता था। इस प्रकार मनके बनाए जाते थे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि मनके बनाने के कारखाने कैसे चलते थे। अन्य कच्चा माल, जैसे आपने जाना कि वहाँ पर मुहर बनाने का काम, बाट बनाने का काम, ये उद्योग भी शामिल थे। तो उनके लिए कच्चा माल क्या क्या मंगवाया जाता था, चाहे वो मनके बनाने का कारखाना हो। तो कच्चे माल में सोना, चांदी, तीन पत्थर, मृदभांड, कार्नेलियन पत्थर, सेलखड़ी, स्फटिक, कपास, इस प्रकार ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अब आप कहेंगे कि सर मान लिया हमने कि कच्चा माल चाहिए होता था उद्योगों के लिए, तो वो क्या वहीं से पैदा होता था या किसी बाहर के देशों से भी मंगवाया जाता था, या भारत के अलग अलग स्थानों से मंगवाया जाता था जो कच्चा माल होता था? तो हाँ, वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से तथा विदेशों से भी मंगवाया जाता था। तो देखिए, तांबा जो था वो राजस्थान की खेतड़ी की खानों से ज़्यादातर मंगवाया जाता था और ओमान से मंगवाया जाता था। सोना कर्नाटक में कोल्लार की खान आप जानते हैं, वहाँ से आज भी प्रसिद्ध है, कर्नाटक से सोना मंगवाया जाता। टीन अफगानिस्तान, ईरान से मंगवाया जाता था। कपास लोथल और रंगपुर जो गुजरात के क्षेत्र है वहाँ पे अच्छी कपास होती थी क्योंकि काली मिट्टी का क्षेत्र है। शिलाजीत कश्मीर से मंगवाया जाता था। पत्थर जो है वो गुजरात से, बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से मंगवाया जाता था, सौराष्ट्र गुजरात से। और लाजवर्द जो है वो अफगानिस्तान के सुरतगोई नामक स्थान से मंगवाया जाता था। इस प्रकार आपने जाना कि विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न चीज़ों को कहाँ से मंगवाया जाता था। आगे आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती थी, यानी अर्थव्यवस्था उस समय की किस बात पर टिकी हुई थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अब कृषि पर आधारित थी तो आपको पता है कि सिंचाई व्यवस्था, अब आपको पता ही है कि जो सिंधु नदी के आसपास उसकी सहायक नदियों से इस पर सिंचाई की जाती थी। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता के सतलों में। तो देखिए, अब आप जानेंगे कि कृषि के लिए हल वगैरह यानी कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। बनावली से हल का नमूना मिला है, मिट्टी के हल का नमूना, ये बताता है कि हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए प्रमाण दिखाते हैं कि सोरतगुई जो है वहाँ से नहर के प्रमाण मिले हैं कि नहरों से सिंचाई होती थी। पंजाब के विभिन्न स्थानों से, जैसे रोपड़ स्थान एक है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो पंजाब के स्थलों से प्रमाण मिलते हैं कि कुओं से सिंचाई की जाती थी। और धोलावीरा से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं, यानी पौंड, तालाबों के प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर उनसे सिंचाई की जाती थी। और कालीबंगा जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ से प्रमाण बताते हैं कि जुता हुआ खेत वहाँ पर पाया गया है, कि खेतों की जुताई की जाती थी, फिर खेती की जाती थी। और खेती में वो प्रमाण ये भी दिखाता है कालीबंगा की 2 भागों में खेत मिला है और 2 भाग बताते हैं कि अलग अलग फसल उगाई जाती थी। और फसलों में
आप जानते हैं कि कपास तो उनकी बड़ी फेमस, यानी कपास तो पूरे विश्व में फेमस थी हड़प्पा सभ्यता की। और क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार था, वो कपास को सिंडन कहते थे और गेहूं जौ उनके महत्वपूर्ण फसलों में आते थे, गेहूं जौ। और इस प्रकार आपने जाना कि उनका आर्थिक जीवन कैसे चलता था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हमने नगर योजना के बारे में जाना, शिल्प उत्पादन के बारे में जाना और चलते चलते आर्थिक जीवन के बारे में जाना। इस प्रकार कल के सेशन में हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे और फिर अंत में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। इस प्रकार कल की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।